everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक और चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट का सेकंड चैप्टर है ना। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर को हम विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा परेशानी तो ना हो, ठीक है। साथ ही साथ जैसे ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके साथ ही हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए और आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, हो सकता है आपने थोड़े बहुत टॉपिक्स पहले से ही पढ़े हो, है ना। आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा होगा हार्ट के बारे में, है ना, ब्लड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लिम्फ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वो टॉपिक्स तो कवर करेंगे क्योंकि बेस तो हमें बनाना ही है ना, बेस तो हम बनाएंगे ही, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते करते जो नए टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगेन अगर मैं बात करूं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स होते हैं, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंटेरेट्स हो गए। यहाँ पर वाटर ही है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पर एज सच कोई भी स्पेशलाइज्ड फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वाटर फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब वहीं पे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो क्या फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड क्या है, आपके ब्लड एंड लिम्फ है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो आपका ऑक्सीजन है या फिर जो भी गैस है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। हमने देखा था एल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन था, हम उसको ऑक्सीजन को कहां पर लोड कर रहे थे, आपके ब्लड में ही लोड कर रहे थे, ठीक है। आई बात समझ में। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स है। सबसे पहले तो हो जाएगा आपका ब्लड और दूसरा हो गया आपका लिम्फ। अब यहाँ पर अगर मैं ब्लड की भी बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है इट कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड। वहीं पे अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो इट कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ ब्लड, ठीक है, 55 एंड 45। अब मैम प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या लिया है, एक वेसल ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आपने नाम सुना होगा इरिथ्रोसाइट्स, आपने नाम सुना होगा थ्रोम्बोसाइट्स, आपने नाम सुना होगा ल्यूकोसाइट्स। ये सारे क्या है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे क्या है, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। वहीं पे जो आपका लिक्विड है ना, जो आपका लिक्विड है जिसमें आपके प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। और अगर आप उसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो वाटर होगा, 90 से लेकर 92% वाटर प्रेजेंट होगा। वो क्या है, आपका प्लाज्मा है, ठीक है। वो क्या है, आपका प्लाज्मा है। अभी एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में। सो आई एम होपिंग आपको प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आ जाते हैं लिम्फ पे। अगेन लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से, ठीक है। पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने पहले बताया आपको 90 से लेकर 92% जो है वाटर है ना, 90 से 92% वाटर है। फिर 6 से 8% आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी जो बचा उसमें आपके मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, HCO3 नेगेटिव हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, लिपिड्स हो गए। ये सारे क्या है, ये मिनरल्स भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन है ना। क्या फंक्शन होता है इनका, फाइब्रिनोजन की अगर मैं बात करूं तो ये किसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, है ना। मैम ये क्या होता है, क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है, क्लॉटिंग मतलब क्लॉट बनना। जैसे कि आपने देखा होगा
कि कभी आपको चोट लगती है ना, कहीं भी आपको चोट लगेगी, आफ्टर सम टाइम वो खून जो बह रहा था वो रुक जाता है, ठीक है, और आप थोड़े दिनों बाद देखोगे कि वहां पर ऐसे ब्राउन कलर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है, बड़ा ऐसे रफ सा, ठीक है, वो क्या है, वो क्लॉट बना है, वो क्या बना है, क्लॉट बना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लॉटिंग बोलते हैं या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका फाइब्रिनोजन काम आता है। दूसरे पे आ जाते हैं एल्ब्यूमिन पे, है ना। एल्ब्यूमिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना, तो उसके लिए जो प्रोटीन काम में आता है दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तीसरे पे आते हैं ग्लोब्युलिन्स। ग्लोब्युलिन्स जो है वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। मैम कैसे, वैसे अभी इस चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं है ना, आप क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो कि एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज, वो कब बनती है ना, उनका क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीजें आप बहुत सारा ज्यादा डिटेल में क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे देती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि ग्लोब्युलिन्स ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जो है एंटर किया, है ना, अब आपकी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, आपकी बॉडी में एक इनबिल्ट इम्यून सिस्टम है, जो कोई भी आपके बॉडी में एंटर करेगा, कोई भी फॉरेन, चाहे वो पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी है, अगर वो एंटर करेगा तो आपकी बॉडी जो है उसके खिलाफ, है ना, क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, ताकि वो आपकी बॉडी को बचा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है ना ग्लोब्युलिन्स, तो यहाँ पर वही चीज है कि जो ग्लोब्युलिन्स है दे आर हेल्प्स इन या फिर दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर जो भी जितने भी फैक्टर्स है ना, जैसे मैंने बोला क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का रुकना, मतलब ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए बॉडी से, ठीक है, तो जो फैक्टर्स है, देखो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा कैस्केड ऑफ मैकेनिज्म है, पूरा बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है, ठीक है, और बहुत सारे स्टेप्स से बहुत अलग अलग फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स है वो भी कहां पर प्रेजेंट है, आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है, ठीक है, कहां पर प्रेजेंट है, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है सीरम, है ना, क्या आता है टर्म, सीरम। सीरम क्या होता है, अगर मैं प्लाज्मा से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दूं, हटा दूं, तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब समझो कि प्लाज्मा में कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो वो क्या बन गया, मेरा सीरम बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। सो आई एम होपिंग यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें लिखी है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा कहानी में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमने प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन देख लिया, अब हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे, ठीक है, अब हम आते हैं अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था इट कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ ब्लड, है ना। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आ जाएंगे, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाएंगे इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, फिर आपके ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, और फिर आपके प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए और आपके थ्रोम्बोसाइट्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं आरबीसीज की बात करूं तो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, चाहे वो आपका ल्यूकोसाइट है, चाहे वो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये सबसे अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनसे सबसे ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ना। हमें पहला पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर मैं हेल्दी एडल्ट की बात करती हूं तो यहाँ पर एवरेज 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कितना होता है 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ इनका लोकेशन या फिर ये कहाँ फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं आपके बोन मैरो में, ठीक है, कहां पर फॉर्म होते हैं, ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ जो आपका आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है ना। जब आपका आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट हाँ जब वो इमेच्योर था, है ना, जब वो मैच्योर नहीं हुआ था तो उस टाइम पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट मैच्योर आरबीसी अगर आप देखोगे तो उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम इनको ई न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ई न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनका शेप देखोगे तो कैसा होता है, बाय कॉन्केव शेप होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, ये देखो ये क्या है, ये कौन सा शेप है, बाय कॉन्केव शेप है,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है कि आरबीसी कंटेन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये वाली चीज तो हमने बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में कवर किया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके आरबीसी के बारे में हो गया। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये मेल्स और फीमेल्स में वेरी करता है ना, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज का होता है। उसके बाद ये मर जाते हैं। फिर आपका आता है डिस्ट्रॉयड। कहां पर डिस्ट्रॉयड होते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे आपके आरबीसी के बारे में थे। ठीक है, अगेन मैं ये बार बार बोल रही हूं कि यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी हम लोग एक्चुअल टॉपिक्स पे आए नहीं है। आपके बहुत बेसिक टॉपिक्स है जो आप पहले से ही जानते हो या पहले ही पढ़ के आए हो। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बोला, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएंगे और नए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आरबीसी के बारे में हो गई सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स पे, है ना। अब हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। तो पहली बात, कलरलेस है ना, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है ना। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड। आरबीसी आपके ई न्यूक्लिएटेड थे, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, बट जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। और इनका नंबर कितना होता है? 6000 से 8000, है ना, 6000 से 8000। आई बात समझ में? उनका कितना था? उनका मिलियन में था। ठीक है, उनका कितना था? उनका मिलियन में था। तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर हुई ये चीज? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो हमने डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया हुआ है ग्रैनुलोसाइट्स में और ए ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब जिसमें ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है। ग्रैनुअल्स होते हैं ना, छोटे छोटे से एकदम छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसको हम लोग ग्रैनुअल्स बोलते हैं। तो अगर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है तो उसको हमने किस में रखा हुआ है? ग्रैनुलोसाइट्स में। और अगर ग्रैनुअल्स नहीं प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है तो उसको हमने ए ग्रैनुलोसाइट्स में रखा हुआ है। अगर आप ग्रैनुलोसाइट की बात करोगे, है ना, ठीक है, पानी भी पीना जरूरी है ना। चलिए, अगर आप ग्रैनुलोसाइट की बात करोगे तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें न्यूट्रोफिल आ जाएंगे, है ना, इओसिनोफिल आ जाएगा और बेसोफिल आ जाएगा। वहीं पे अगर आप ए ग्रैनुलोसाइट की बात करोगे तो यहाँ पर लिम्फोसाइट हो गया और मोनोसाइट हो गया। ठीक है, क्या क्या आ गया? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अब न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी। इओसिनोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 से 1%। ठीक है, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल प्रेजेंट होगा, इसी वजह से इसको इसके अंदर रखा हुआ है, ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर रखा हुआ है। और इनके साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होगा तो इसी वजह से इनको हमने ए ग्रैनुलोसाइट्स में रखा हुआ है। इसमें आपके लिम्फोसाइट आ जाएंगे और मोनोसाइट आ जाएंगे। जो लिम्फोसाइट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये आपका एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने पूरा समझा दिया टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो इस तरीके से, है ना, ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ये आपके इओसिनोफिल है और ये आपके बेसोफिल्स हैं। अगेन यहाँ पर आप देखोगे साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर आप न्यूक्लियस देखोगे और यहाँ पर आप न्यूक्लियस देखोगे, यहाँ पर आप न्यूक्लियस देखोगे, तो इनके न्यूक्लियस में डिफरेंस है। राइट। तो यहाँ पर आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, इओसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, ये आपके ग्रैनुलोसाइट्स हो गए और ये आपका लिम्फोसाइट हो गया, ये आपको मोनोसाइट हो गया। तो ये आपका ए ग्रैनुलोसाइट हो गया। ठीक है, ये आपके ए ग्रैनुलोसाइट एंड ये तीनों क्या हो गए? आपके ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट की, है ना। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो ये आपके फैगोसाइटिक सेल होते हैं। मैम, फैगोसाइटिक सेल का क्या मतलब होता है? जो फैगोसाइटोसिस से
जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर किया उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। तो फैगोसाइटोसिस आपको पता है कि कैसे होता है फैगोसाइटोसिस, है ना। तो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर हुआ, ये सारे फैगोसाइटिक सेल जाएंगे और फैगोसाइटोसिस होगा, जिसकी वजह से जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म था वो खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं दे आर फैगोसाइटिक सेल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है बेसोफिल, जो क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। देखो हिस्टामिन क्या है आपका, हिस्टामिन आपका वेजोडाइलेटर है, ठीक है। क्या है ये, वेजोडाइलेटर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और सेरोटोनिन क्या है आपका, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसका क्या मतलब है मैम, वेजोडाइलेटर और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का क्या मतलब होता है। वेजोडाइलेटर मतलब कि ये वेसल को डायलेट करेगा, है ना, बिल्कुल चौड़ा बनाएगा। देखो इस तरीके से, जैसे कि अगर आप ये देखोगे इसको चौड़ा बनाया, ठीक है। और ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो इस तरीके से, है ना, ये क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताना, अगर ये वेजोडाइलेटर है तो इसमें क्योंकि ये डायलेट कर रहा है तो ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो होगा या वाइड होगा, है ना, नैरो होगा या वाइड होगा। ऑब्वियसली डायलेट कर रहा है तो जो आपका ल्यूमेन है वो वाइड होगा और यहाँ पर नैरो होगा। अब आप लोग मुझे बताना कि अगर जो ल्यूमेन है वो आपका वाइड है तो उसमें प्रेशर कैसा होगा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। और अगर नैरो है ल्यूमेन तो उसमें ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर वैसे बता देती हूँ, आप लोग भी आंसर अपने चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। देखो डायलेटर है, डायलेट हुआ है, और ल्यूमेन जो है वाइड हुआ है, तो प्रेशर कैसा होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा ना। यहाँ पर कैसा ब्लड प्रेशर होगा, यहाँ पर कम ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। आपने देखा होगा एक मोटी पाइप होती है और एक बड़ी पतली वाली पाइप होती है ना। एक थोड़ी सी मोटी पाइप होती है और एक पतली सी पाइप होती है। तो जो मोटी पाइप होती है उसमें जो पानी का फ्लो होता है या पानी का प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। बट आपने पतली वाली पाइप देखी, या फिर एक काम करो उसी पाइप को ऐसे पिचका दो, है ना। अगर आप पिचका दोगे तो ऐसे धारियां निकलती है, ऐसे पतली सी वो निकलती है ना। तो उसमें क्या हुआ, वो जो पानी है उसका प्रेशर कैसा हो गया, उसका प्रेशर ज्यादा हो गया। तो अगर ल्यूमेन नैरो है तो यहाँ पर ब्लड कैसा होगा, ब्लड का प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा ब्लड का प्रेशर, ठीक है। कैसा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। हिस्टामिन वेजोडाइलेटर है तो वेजोडाइलेशन करवाएगा, सेरोटोनिन क्या है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें, आई एम होपिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल राइट, हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन जो है आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, क्लॉट ना बन जाए, उसमें आपका हिपैरिन काम करता है। आई बात समझ में, चलिए ये तो हो गई आपकी बात बेसोफिल के बारे में। अब हम आ जाते हैं इओसिनोफिल पे, ठीक है। इओसिनोफिल क्या करता है, इट रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो बी एंटी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, अगेन मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो उसके खिलाफ जो आपका इम्यून सिस्टम है उसका एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसकी हेल्प से वो आपकी बॉडी को बचाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा उसके खिलाफ, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अभी तक हमने कवर कर लिया है आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, है ना। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सबका हो गया है। अब बारी आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका नंबर कितना है, इनका नंबर होता है 1,50,000 से लेकर 3,50,000 के अराउंड, ठीक है। बेसिकली अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो ये आपके फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसके, मेगा कैरियोसाइट्स का, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट आपके एक स्पेशल सेल्स हैं बोन मैरो में, उसी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो जहां पर आपका कोई भी इंजरी हुआ है ना, कोई भी इंजरी हुआ है वहां पर प्लेटलेट्स जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना, और ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी ब्लड है, मतलब जहां भी इंजरी हुई है,
जहां इंजरी हुई है वहां पर क्लॉट बनाने का काम, है ना, उस ब्लड को रोकने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है ना, दैट लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब खून नहीं रुकेगा, है ना, खून नहीं रुक पाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहां तक हमने सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आरबीसी भी देख लिया, डब्ल्यूबीसी भी देख लिया और फिर हमने प्लेटलेट्स भी देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। वो आपका क्या है? ब्लड ग्रुप्स। देखो, बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट है ना, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, बट यहाँ पर हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये जो आपका ब्लड ग्रुप है इट इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दो के बारे में बात किया गया है, टू सच ब्लड ग्रुपिंग एबीओ एंड आरएच। तो क्या मैम इसके अलावा और कुछ नहीं है? और भी बहुत सारे हैं, बट ये आपके वाइडली यूज्ड है, ठीक है, एबीओ एंड आरएच। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एबीओ ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग के अगर मैं बात करूं तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप के आपके एंटीजन्स होते हैं जो आपके आरबीसी के सरफेस पे होंगे, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। अब एंटीजन्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका क्या हो गया? आरबीसी हो गया, इस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस पे क्या होगा? एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये क्या है? एंटीजन। और बेसिकली इस एंटीजन का काम क्या होता है? इस एंटीजन का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराना, ठीक है। क्या काम होता है? इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये जो एंटीजन है ये तो आरबीसी पे प्रेजेंट होगा। तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो एंटीजन आपके ब्लड के जो आपका आरबीसी है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, और जो एंटीबॉडीज है वो कहां पर प्रेजेंट है? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू मैच्योर एंटीबॉडीज प्रोटीन दैट प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडीज कब बनते हैं? इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। क्लियर हो गया? जो दो चीजें हुई, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इनके बेसिस पे आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। अच्छा, इसी के बेसिस पे हमारे पास चार ग्रुप्स हैं। एक है ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है, ठीक है। हम किसी का ब्लड किसी में ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले जो भी आपका डोनर है उसका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा कि भाई ये मैच तो कर रहा है, या फिर आप ऐसे ही बिना ठीक है ब्लड मिल गया चलो डाल देते हैं, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लड मैचिंग शुड बी डन विद द रेसिपिएंट टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, यहाँ पर आ जाते हैं। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा, इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। इधर यहाँ पर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? जैसे मैंने बोला एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडीज कौन कौन से प्रेजेंट है और डोनर का ग्रुप कौन सा है, ठीक है। चलिए देखो, ब्लड ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं, ब्लड ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो इसके सरफेस पे, सॉरी, इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज होंगे? एंटी बी। कौन से एंटीबॉडीज है? एंटी बी। तो यहां पर इसको किसका खून चढ़ सकता है? सिर्फ ए और ओ का, ठीक है, ए और ओ का। कैसे मैम? देखो, यहां पर एंटीबॉडीज बी किसके खिलाफ है? बी के खिलाफ है। तो यहां पर डेफिनेटली आप बी वाले का तो ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड इसको नहीं दे सकते हो, है ना। बी वाले का ब्लड इसको नहीं चढ़ा सकते हो क्योंकि आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनी हुई है बी के खिलाफ, है ना। तो बी वाला तो ब्लड आप नहीं चढ़ा सकते हो। तो कौन सा चढ़ा सकते हो? ए वाले का चढ़ा सकते हो और ओ वाले का। ओ वाले का क्यों चढ़ा सकते हो? अभी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पे आते हैं, दूसरा है बी, है ना। बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे बी प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर एंटीबॉडीज ए, एंटी ए
प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए के खिलाफ बनी हुई है, तो आप ए वाला तो ब्लड नहीं चढ़ा सकते हो बी वाले को, ठीक है। तो कौन सा चढ़ा सकते हो, बी वाले का चढ़ा सकते हो और ओ वाले का चढ़ा सकते हो अगेन, है ना। चलिए अब हम आते हैं ए बी पे। ए बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना, दोनों ही ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, बट यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है इनके प्लाज्मा में, ठीक है। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा निल, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर्स ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है प्लाज्मा में, तो आप किसी का भी ब्लड इसको चढ़ा सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। इसी वजह से ए बी ओ लिखा हुआ है, तो जो ए बी आपका ब्लड ग्रुप हो गया ये आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है ना, किसी का भी आप ब्लड इसमें चढ़ा सकते हो। वहीं पे अगर मैं ओ की बात करूं, अब ओ पे आ रहे हैं, है ना, ओ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है आरबीसी पे, ठीक है, बट यहाँ पर एंटी ए बी प्रेजेंट है ना, एंटीबॉडीज ए और बी के खिलाफ है, तो यहाँ पर डोनर का ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओ हो गया वो आपका यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है ना, क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। वहीं पे अगर मैं ए बी की बात करूं तो वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है प्लाज्मा में, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या फिर क्लम्पिंग नहीं होगा, राइट। समझ में आया। तो जो ये ब्लड ग्रुपिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के ऊपर बेस्ड है। अगेन एंटीजन आपका कहां पर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और अगर एंटीबॉडी की बात करें तो वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, है ना। चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आर एच ग्रुपिंग, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आर एच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से, हमें सारी चीजें समझ में आ चुकी है मैम। अब बारी आती है आरएच ग्रुपिंग की, और यहाँ पर हम लोग एक केस देखेंगे, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए आरएच ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो देखो, आपने ये चीज देखी होगी कि ऐसे बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, है ना, ए नेगेटिव, ऐसे टाइप का बोला जाता है। तो आप पहले ब्लड ग्रुप तो मैच करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको ये चीज भी मैच करनी पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव भी मैच करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मैं आरएच ग्रुपिंग की बात करती हूँ, है ना, आरएच ग्रुपिंग की बात करती हूँ, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या फिर आरएच एंटीजन एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, क्या बोलेंगे उसको, आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और वहीं पे अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे आरएच नेगेटिव, है ना, क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव बोलेंगे। और ये जो आपका आरएच एंटीजन है ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है इन 80% ऑफ ह्यूमन, 80% में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा मैम इसको आरएच क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो आपका आरएच एंटीजन है ये आपके रीसस मंकी, सिमिलर जो एंटीजन है वो रीसस मंकी में भी प्रेजेंट था, इसी वजह से आरएच, ठीक है, इसी वजह से आरएच बोला गया, ठीक है। अगर आपसे ये भी कोई पूछे तो बता सकते हो, क्लियर हो गई ये चीज, है ना। तो जैसे मैंने बोला आरएच अगर प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो उसको हम आरएच नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरएच ग्रुप को भी मैच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। चलो अब हम एक केस देखने वाले हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। क्या है इस केस में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली, है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ। देखो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पर हमारे पास जो मदर है वो आपकी आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव का क्या मतलब होगा, आरएच एंटीजन जो है वो एब्सेंट है ना, यही चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि आरएच नेगेटिव का मतलब आरएच एंटीजन जो है वो एब्सेंट है। और यहाँ पर जो फीटस है वो आपका आरएच पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ पर आरएच एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो RH एंटीजन जो है डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर ड्यू टू प्लेसेंटा। समझे, यहां पर जो RH एंटीजन की बात हो रही है वो आपके मदर के ब्लड से एक्सपोज नहीं हो रहा है। ये RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर से एक्सपोज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहली प्रेगनेंसी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि पहली प्रेगनेंसी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन जब डिलीवरी होता है उस टाइम पर देयर इज अ स्मॉल चांस कि, या फिर बोल सकते हो कि बाय चांस जो है आपका ब्लड मदर का और फीटस का ब्लड जो है वो आपका मिक्स हो जाए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ड्यू टू मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। देखो इसको समझाती हूँ मैं। यहाँ पर बोला है कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो आपका मदर और फीटस का ब्लड है वो एक दूसरे के साथ एक्सपोज हो जाए। तो अब इसके बाद क्या होगा मैम, इसके बाद ये होगा कि जो मदर है वो उसके खिलाफ जो RH पॉजिटिव एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ड्यू टू मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। ठीक है, अच्छा पहले में जैसे मैंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहां पर आती है, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, है ना। ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी अगेन RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है आपकी मदर, है ना, RH नेगेटिव है मदर और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज बनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि एंटीबॉडीज बना लेगी मदर की बॉडी, है ना, कोई भी फॉरेन चीज आएगी तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो सेम मदर ने भी एंटीबॉडीज बना ली है। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये IgG एंटीबॉडीज है। IgG एंटीबॉडीज का क्या मतलब होता है, IgG एंटीबॉडीज जो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ना। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और जो फीटल के RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया या फिर जॉन्डिस भी हो सकता है एंड सीवियर केसेस में अगेन जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है आपके सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, है ना। देखो मैंने क्या बोला कि पहले प्रेगनेंसी के दौरान RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फीटस है। RH नेगेटिव मदर का मतलब है कि उसमें RH एंटीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा और RH पॉजिटिव फीटस है मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा है ना, तो यहाँ पर कोई भी किसी से एक्सपोज नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। डिलीवरी के दौरान हो सकता है कि जो आपका ब्लड है वो मदर का ब्लड और जो आपकी फीटस का ब्लड है वो मिक्स हो जाए, जिसके खिलाफ जो आपकी मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना लेगी। ठीक है, अब एंटीबॉडीज बन गई हैं तो चलो ठीक है, पहली प्रेगनेंसी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज बनी है ये IgG है, IgG। तो IgG एंटीबॉडीज जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और जो आपका फीटस है उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस देखने को मिलता है, सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो मैम ये तो आपने प्रॉब्लम की बात करी, सॉल्यूशन की क्या बात है ना, सॉल्यूशन का क्या आप बोलना चाहोगे। तो सॉल्यूशन है इसका रोगम। ठीक है, जो मदर एंटीबॉडीज बना रही है, हम क्या चाह रहे हैं कि एंटीबॉडीज ना बने, तो डिलीवरी के दौरान ही ये जो रोगम है ये दे दिया जाता है मदर को, ताकि जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज ना बना पाए। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर फीटस RH नेगेटिव हुआ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। बट अगर पॉजिटिव है ना, अगर दोबारा से पॉजिटिव है तब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए रोगम दिया जाता है ना, ताकि जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज ना बना पाए। क्लियर हो गया ये चीज। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने ABO ग्रुपिंग कर लिया है, हमने RH ग्रुपिंग कर लिया है, उसमें हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस भी देख लिया है, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, ये चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या बताया था मैंने, कहीं भी आपको चोट लग रही है तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो जो खून बह रहा है वो खून बहना बंद हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो
कि वहां पर ऐसे ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है ना। यही चीज हमने देखा था। तो सबसे पहले हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में क्लॉट और कोएगुलम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जैसे अगर कोई भी चोट लगी है तो वहां पर जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो क्या हो गए होंगे, वो डैमेज हो गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे ना पीछे, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपके डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और ये आपका फाइब्रिन है ना। ये आपका फाइब्रिन है जो आपका पूरा क्या बना रहा है, क्लॉट बना रहा है और कोएगुलम बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, कोएगुलम बना रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोएगुलम बोलते हैं। अब इस फाइब्रिन की हम बात करने वाले हैं। देखो ये पूरा क्लॉट कैसे बना है, ये पूरा मैकेनिज्म हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, अब समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंजरी और ट्रॉमा हुआ, ठीक है, इंजरी और ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब प्लेटलेट्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे, ये कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जो आपका पूरा कोएगुलेशन का मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। आई बात समझ में? तो एक बार जल्दी से फटाफट से हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कैसे आपका क्लॉट बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लड वेसल है, उसमें इंजरी हुई, है ना। इंजरी होने की वजह से जो प्लेटलेट्स है वो आकर उस वुंड, जो जहां पर चोट लगी है, वो प्लेटलेट्स आके वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज लिखा हुआ, प्लेटलेट्स क्लम्प एट वुंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर मैंने आपको बताया ये जो प्लेटलेट्स है कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या रिलीज हुआ, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करवाएगा, थ्रोम्बोकाइनेस का रिलीज करवाएगा, है ना। जो आपका ये एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेस, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका इनएक्टिव है और ये क्या है एक्टिव है। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस और यहाँ पर कैल्शियम। ठीक है, किसकी हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेस। ये जो आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट करवाया है, ये रिलीज करवाया है थ्रोम्बोकाइनेस को। थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाएगा। और ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन, जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। ठीक है, और ये जो आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये फाइब्रिन ही है। तो ये क्या बनाया इसने, क्लॉट फॉर्म टू स्टॉप फर्दर ब्लड लॉस। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिन है ये जाकर उस में ऐसा थ्रेड पूरा जो आप देखते हो ना पूरा क्लॉट अच्छा सा, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, फाइब्रिन होता है और जो भी आपके डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का, कि कैसे क्लॉट बनता है या फिर कैसे कोएगुलम बनता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, इंजरी हुआ, प्लेटलेट्स जाकर क्लम्प करेंगे उस साइट पे, फिर उसके बाद रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करवाएगा थ्रोम्बोकाइनेस का, थ्रोम्बोकाइनेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आपका प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराएगा थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा और यहाँ पर ये क्लॉट बनाएगा जिसकी वजह से फर्दर ब्लड लॉस रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका पूरा मैकेनिज्म था। ऑल राइट, तो ये आपका पूरा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, है ना। लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो जैसे मैंने बोला था वहां पर ही कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आइए देखो समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको कैपिलरीज दिख रही होगी, है ना। और कैपिलरीज हमें पता है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एंडोथेलियल सेल्स, है ना। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ से ब्लड जो है आ रहा 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 है ना। अब ब्लड जो है कैपिलरीज में पहुंच चुका है। अब यहाँ से छोटे छोटे स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस या फिर वाटर बोल लो, और मतलब ज्यादा बड़े प्रोटीन्स नहीं, है ना, कुछ ऐसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो इधर से इस स्पेसेस में आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, इस स्पेसेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो आपके इधर नहीं आ सकते, तो यहाँ पर लार्ज प्रोटीन्स हो गए और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। बट जो भी आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, वाटर है, वो आपके इस स्पेसेस में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका
क्या बनेगा, टिश्यू फ्लूइड बनेगा, और इसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो ये जो आपका बना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लिम्फ हुआ। ठीक है, समझ गए लिम्फ कैसे बना, है ना, कि ब्लड आ रहा था और जो भी उसके छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो लीक आउट करके आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड या फिर आप उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं भाई यहाँ पर, जैसे कि ब्लड की बात हमने करी कि ब्लड आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसके लिए प्रॉपर नेटवर्क बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर सेम जो आपका लिम्फ है उसके लिए भी इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल बना हुआ, जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, है ना। वो क्या करता है, लिम्फ को कलेक्ट करता है और मेन वेन में जाकर ड्रेन कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने लिम्फ की बात करी तो लिम्फ आपका कलरलेस फ्लूइड है सबसे पहले। इट इज अ इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन एक्सेट्रा। Fats are absorbed through lymph in the lacteals in the intestinal villi. Intestinal villi में जो फैट्स है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देख सकते हो, ये पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ना, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे बॉडी में जैसे कि आपके पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसमें आपका लिम्फ फ्लूइड जो है वो इधर से उधर जा रहा होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज पे। देखो, सर्कुलेटरी पाथवे की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक होता है आपका ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड, है ना। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर आपके पास कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट है तो ब्लड कहां पर फ्लो कर रहा है, ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहां पर फ्लो कर रहा है, ओपन स्पेसेस या फिर बॉडी कैविटीज में फ्लो कर रहा है, जिसको हम लोग साइनसेस बोलते हैं। इसका क्या एग्जांपल है, किसमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, मोलस्क एंड आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, दूसरे पे आते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, प्रॉपर नेटवर्क प्रेजेंट है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी सब कुछ प्रेजेंट है, और जो ब्लड है वो ओपन की तरह खुले स्पेसेस में नहीं फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर एकदम प्रॉपर क्लोज्ड नेटवर्क है जिसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है। एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे आपके, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स आ जाएंगे, जिनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सो आई एम होपिंग आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी तक हमने कवर किया है, लास्ट हमने कहाँ तक छोड़ा था, लास्ट हमने ये वाला कर लिया था, है ना। अब फिर उसके बाद हमने कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करा कि कैसे क्लॉट बनता है, कैसे कोएगुलम बनता है, उसका मैकेनिज्म देखा। उसके बाद लिम्फ पड़ा, है ना, लिम्फ आपका टिश्यू फ्लूइड होता है। जैसे ही ब्लड कैपिलरी से पास होता है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एंडोथेलियल सेल्स, तो यहाँ से कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं लीक आउट करते हैं इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या फिर हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, है ना। बेसिकली इनका क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ये जो लिम्फ है ये आपका कलरलेस फ्लूइड है एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। जो फैट्स है आपके इंटेस्टिनल विलाई, जो फैट्स है वो आपके लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं इन द इंटेस्टिनल विलाई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये पूरा आपका प्रॉपर लिम्फेटिक सिस्टम आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, जिसमें यहाँ पर लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे से गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आपके नोड्स है। ठीक है, ये आपके लिम्फ नोड्स है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे हमने क्या पढ़ा, सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बात करेंगे कि किसमें कितने चेंबर ऑफ हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि फिशेज, या फिर जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, या फिर आप क्रोकोडाइल की बात कर लो, तो यहाँ पर कितने चेंबर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम फिशेज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 चेंबर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक तो आपका एट्रियम है और एक वेंट्रिकल होता है ना, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल होता है। वहीं पे अगर मैं एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर 3 चेंबर्ड हार्ट होता है ना। क्या प्रेजेंट है, 3 चेंबर्ड। 3 चेंबर्ड में 2 एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, है ना। बहुत सही बात है। फिर हम आ जाते हैं एक्सेप्शन
जैसे मैंने बोला एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना। सिंगल, इनकम्प्लीट डबल और आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सिंगल सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ तो ये किस में प्रेजेंट होगा, फिशेस में, है ना। और मैंने आपको ये चीज भी बताई कि फिशेस में आपके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है ना, क्या है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, उसमें से एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल होता है ना, यही चीज मैंने आपको बताई थी, 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। चलिए, ये हार्ट है आपका, है ना, यहाँ से आपका ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, है ना, इनके पास गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनके पास गिल्स प्रेजेंट है। यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज में अगेन यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होगी, तो यहाँ पे अनलोडिंग होगी ऑक्सीजन की और लोडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू हार्ट में वापस चला गया, ठीक है, हार्ट में वापस चला गया। अगेन मैंने जैसे बोला कि इसमें 2 ही चेम्बर है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, तो ये जो आपका हुआ, ये क्या हुआ, आपका सिंगल सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका सिंगल सर्कुलेशन हुआ। अगेन ये जो ब्लड है इधर की तरफ से यहाँ पे जाएगा, गिल्स में जाएगा, है ना, तो यहाँ पर इनके पास गिल्स प्रेजेंट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन यहाँ पर आया, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ये आपका सिंगल सर्कुलेशन हुआ। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पर देखोगे तो 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल, राइट। अच्छा, इसको हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोला, अभी आपको पता चल जाएगा। लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, है ना, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, है ना। देखो यहाँ पर तो कंपार्टमेंटलाइजेशन था, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में कंपार्टमेंटलाइजेशन है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ही होगा। बट अगर आप वेंट्रिकल में आओगे तो यहाँ पर कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, तो यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड है ये, है ना, ये मिक्स्ड ब्लड आपके टिश्यूज तक पहुंचाया जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाया जा रहा है, फिर उसमें अगेन क्या हो रही है, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन राइट एट्रियम में पहुंच रहा है। वेंट्रिकल से यही ब्लड जो है आपका लंग्स तक पहुंचेगा, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका इनकम्प्लीट, काइंड ऑफ डबल सर्कुलेशन है बट इनकम्प्लीट है, इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला गया है। समझे मेरी बात, क्लियर हुआ, है ना, क्लियर हो गया आपको। ये आपको किसमें देखने को मिलता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, अगेन एक्सेप्शन आपका क्रोकोडाइल है, ठीक है, उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। उसने बोला भाई देखो हमें अपने साथ मत जोड़ो, हम अलग हैं, है ना, हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, अलग ऑरा है भाई का, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पे। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है ना, यहाँ पर देखोगे लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पर लंग्स है हमारे और यहाँ पर टिश्यूज है, तो यहाँ से आपका ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके टिश्यूज तक पहुंचाया गया, है ना, टिश्यूज तक पहुंचाया गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर लिखा नहीं है मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया गया, है ना। अब टिश्यूज में पहुंचा तो अगेन वहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाएगा, है ना, राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये यहां से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा,
यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स तक जाएगा, है ना, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से ये टिश्यूज में गया। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है ना, ये टॉपिक आपसे पूछा भी जाता है अच्छे तरीके से, तो इसका डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, अगर आपसे अच्छा डायग्राम ना बन पाए तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने सिंगल सर्कुलेशन देखा, हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखा और हमने कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखा। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये वाला आपका पल्मोनरी होता है, डबल सर्कुलेशन क्यों, 2 बार, तो ये पल्मोनरी हो जाएगा और ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसीलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में, है ना? सो आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे, है ना। जो मेन टॉपिक है जो हमें करना है अच्छे से, है ना, वो है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास हार्ट होगा, है ना, दिल, है ना, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे और ब्लड होगा, है ना, ऑब्वियसली। अब हम बात कर लेते हैं अपने मस्कुलर हार्ट की। तो जो मस्कुलर हार्ट है वो आपके पंप की तरह काम करता है। जैसे कि आपको पानी इधर से उधर पहुंचाना है तो आप एक मोटर लगा देते हो, है ना, एक पंप लगा देते हो जो क्या करेगा, पानी को फेंकेगा। सेम हमारा जो हार्ट है वो किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है, जो ब्लड को पंप करे जा रहा है ना, और बॉडी तक मतलब डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? पहली बात, इट एक्ट एज अ पंप। दूसरा, इट इज अ मीजोडर्मली और डिराइव्ड, है ना, तो मीजोडर्म से डिराइव है, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, मीजोडर्मली डिराइव्ड बोला गया, है ना। साथ ही साथ ये जो हार्ट है ये कहां पर आपका सिचुएटेड है, कहां पर लोकेटेड है, थोरैसिक कैविटी में। आपकी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी। यहाँ पर हार्ट का जो लोकेशन है दैट इज इन दी थोरैसिक कैविटी। ठीक है, बिटवीन 2 लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। साइज इसका क्लेंच्ड फिस्ट की तरह के जितना ही होता है ना, एंड इट इज कवर्ड बाय डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, किससे कवर्ड है ये, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम एंड उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो आपके थोड़े से हार्ट के बारे में पॉइंट्स हो गए, है ना, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। आई एम होपिंग ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ, अभी जस्ट हमने मस्कुलर हार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पे। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, है ना, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है सुंदर सा, है ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये बटरफ्लाई है, पता नहीं क्या क्या बोलने वाले, एनीवेज, बट जो भी डायग्राम है देख लो यार, यही है जो है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बोला ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, राइट, क्या होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 एट्रियम है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 2 एट्रियम है, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा और ये आपका राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर यहाँ पर आप देखोगे वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वेंट्रिकल है, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो हो गया 4 चेम्बर। साथ ही साथ इसमें अच्छा खासा कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर अच्छा खासा कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये चीज तो हमें समझ में आ चुकी है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में आपको एक वाल्व दिखेगा जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, और या फिर उसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड क्यों, क्योंकि 2 कस्प होते हैं, है ना, तो बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मैंने बोला अच्छा खासा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब ये 2 एट्रिया को अलग अलग कर रहा है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो इन दोनों को अलग अलग कर रहा है ये सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। वहीं पे यहाँ पर अगर आप आओगे
तो ये जो है आपका ये होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम आपके एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग अलग करते हैं, तो ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा, मतलब ये दो वेंट्रिकल को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल इन दोनों को भी अलग अलग करने के लिए कोई ना कोई सेप्टम होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो तीन टाइप के सेप्टम आपने पढ़ा, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और यहाँ पर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकुलर को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर हमने लेफ्ट एट्रियम देख लिया है, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व देख लिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल देख लिया है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देख लिया है। इस पे अभी हम लोग आते हैं, है ना। यहाँ पर राइट एट्रियम भी देख लिया, ट्राइकस्पिड भी देख लिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी देख लिया, राइट वेंट्रिकल भी देख लिया। इस पे अगेन हम आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सारी चीजें कवर हो गई। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, है ना, ये आपके नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पहला तो हो गया आपका एसए नोड, है ना, आपका साइनोएट्रियल नोड होता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट, जैसे कि बोला जाता है जो हार्ट है उसको हम मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने इंपल्सेस खुद ही जनरेट कर सकता है, उसको किसी भी न्यूरल इंपल्स की जरूरत नहीं है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने इंपल्सेस खुद ही जनरेट कर सकता है ना, तो इसी वजह से उसको मायोजेनिक बोला जाता है। तो ये जो एसए नोड है, जैसे मैंने बोला, इनको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, तो यही आपके इंपल्सेस को जनरेट करते हैं। समझे मेरी बात? तो ये हो गया आपका एसए नोड। फिर यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल कॉर्नर में ये आपका एवी नोड है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे आओगे तो ये क्या है आपका? ये है आपका बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये क्या होता है? ये बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है, हिज नहीं हिस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। आगे आगे जाओगे तो ये जो आपका बंडल ऑफ हिस है ये टर्मिनेट हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट बंडल में, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट बंडल में टर्मिनेट होता है। फिर आगे आगे जाओगे तो ये आपके पुरकिंजे फाइबर है, ठीक है। ये आपके पुरकिंजे फाइबर होते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो अब मैं ये चीज आपको समझाती हूँ कि ये किस काम में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि साइनोएट्रियल जो नोड है वो आपका इंपल्स जनरेट करता है, वो क्या है? पेसमेकर है। तो यहाँ से इंपल्स जनरेट होगा, ये आपके यहाँ तक फैल जाएगा, मतलब एट्रियम में तो आ जाएगा, बट हमें ये इंपल्स वेंट्रिकल तक भी लाना है ना, तो कैसे आएगा? पहले एसए नोड से एवी नोड आएगा, फिर एवी नोड से आपके बंडल ऑफ हिस तक आएगा, बंडल ऑफ हिस ये टर्मिनेट हो गया तो यहाँ से आपके राइट और लेफ्ट में जाएगा और फिर पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से पूरा जो इंपल्स उधर से जनरेट हो रहा है वो पूरा आपके एट्रियम और वेंट्रिकल में स्प्रेड होगा, इस तरीके से। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, है ना। तो आई एम होपिंग आपको पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर्स अयोर्टा, सप्लाई ब्लड टू टिश्यू। यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व और अयोर्टिक वाल्व होता है ना, सेमी ल्यूनर वाल्व और अयोर्टिक वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व और अयोर्टिक वाल्व प्रेजेंट होता है। वहीं पे राइट वेंट्रिकल की अगर आप बात करोगे तो ब्लड वहां से आपके पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है वाया सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। हार्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, SAN, जिसको हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना, इसी वजह से इसको ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं, है ना, राइट। समझे मेरी बात? चलिए, फिर 70 से 70 to 75 पर मिनट मेंटेनिंग एंड इनिशिएटिंग रिदम कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली हार्ट बीट्स 70 to 75 टाइम्स, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। तो एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक सी है। यहाँ पर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके अयोर्टा में जाएगा और वहां पर इनके बीच में सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है, ये आपके ब्लड को टिश्यूज तक सप्लाई करता है। फिर राइट वेंट्रिकल की अगर आप बात करोगे तो ये जो
राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और वहां पर भी सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है। फिर हम आ जाते हैं हार्ट पे। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। एसएएन को साइनोएट्रियल नोड को हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। इसको किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं पड़ती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। और 1 मिनट में जो आपका हार्ट है वो कितने टाइम बीट करता है? 70 to 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्डियक साइकिल, है ना। कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, तो जो भी मैं समझाऊंगी वो बहुत अच्छे से सुनना, है ना, समझना कि क्या बोल रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। देखो, कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स हो रहे हैं सिंगल हार्ट बीट में, एक सिंगल हार्ट बीट में जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा आपका जो आप देखोगे ईसीजी में, है ना। किसमें देखोगे? ईसीजी में। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो जितने भी मैकेनिकल एंड आपका इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहा है एक सिंगल बीट में, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो अगर मैं कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन की बात करूं तो इट इज 0.8 सेकेंड्स, है ना। यहां पर आपका कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन में कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहा होगा। तो टोटल इज 0.8 सेकेंड। अब इस ये जो व्हील आपके सामने दिख रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने बोला 0.8 सेकेंड्स के लिए है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपका एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, मतलब एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कितना दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड का दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी जो 0.7 सेकेंड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 सेकेंड्स, इसमें क्या कर रहा है एट्रिया? इसमें एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, तो एट्रियल डायस्टोल हो रहा है ये। ठीक है, क्या हो रहा है? एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब आपका एट्रियल सिस्टोल खत्म हो जाएगा, मतलब जब आपका एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा उस टाइम पर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां से आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब तक होता है? 0.3 सेकेंड्स के लिए। तो 1 2 3, 0.6 सेकेंड्स के लिए आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, राइट। अब यहां पर जो बचा 1 2 3 4 5, 0.5, है ना, ये क्या है आपका? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब यहां पर वेंट्रिकुलर क्या कर रहा है? यहां पर वेंट्रिकल आपका रिलैक्स कर रहा है। तो 0.5 सेकेंड, 5 6 7 8, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ? 0.8। यहां पर ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती हूँ, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कहां पर है जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे हो? तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे जॉइंट डायस्टोल पूछा जाए तो आप बताओगे 0.4 सेकेंड्स के लिए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सो आई एम होपिंग आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड का। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका सिस्टोल एंड डायस्टोल आता है। सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। फिर आता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज वेंट्रिकल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट मींस वेंट्रिकल क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें, है ना। ड्यूरेशंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पे, है ना। हमने बोला जॉइंट डायस्टोल, तो यहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही अभी रिलैक्स स्टेट में। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले जॉइंट डायस्टोल पढ़ेंगे, फिर एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है। सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखो, जॉइंट डायस्टोल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि एट्रिया एंड आपका वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, तो अभी दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, है ना, मस्त एकदम चिल कर रहे हैं। इस टाइम पर आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों ही ओपन है
और यहाँ पर 70% वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है। इसी वजह से बोला जाता है जो 70% वेंट्रिकल की फिलिंग होती है वो आपके पैसिव होती है ना। वो क्या होती है? पैसिव फिलिंग होती है। पैसिव फिलिंग मतलब नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, है ना। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फिलिंग नहीं हो रही है, अपने आप ही वो फिलिंग हो रही है, अपने आप ही ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपके दोनों वाल्व खुले हुए हैं, चाहे वो मिट्रल वाल्व ले लो चाहे वो ट्राइकस्पिड वाल्व ले लो। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। तो पैसिव फिलिंग हो रही है 70%, याद रखना 70% जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व अभी क्लोज्ड है। ठीक है, क्या है? क्लोज्ड है। ये आपका जॉइंट डायस्टोल में आ गया है जो 0.4 सेकेंड्स का होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एट्रियल सिस्टोल पे जो आपका 0.1 सेकेंड्स का होता है। यहाँ पर हमने इससे समझा कि ये आपका 0.1 सेकेंड का होता है, 0.1 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। एट्रियल सिस्टोल है तो क्या होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर जो भी ब्लड एट्रिया में था वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया। तो 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग पहले ही हो चुकी थी। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, है ना। सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया जो 30% ब्लड था वो भी आपके वेंट्रिकल में फिल हो गया है। तो 30% फिलिंग टेक्स प्लेस, है ना, इसी आपके एट्रियल सिस्टोल में। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आपकी 30% फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल की। साथ ही साथ अभी भी सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज्ड है ना। क्या है ये? सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। क्या करेगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आई तो वेंट्रिकल हमारा प्यारा सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सेमी ल्यूनर वाल्व्स तो यहाँ पर ओपन ही होंगे, है ना। सेमी ल्यूनर वाल्व्स तो यहाँ पर ओपन ही होंगे। साथ ही साथ अगेन मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे इस टाइम पर, क्योंकि हम नहीं चाहते जो भी ब्लड वेंट्रिकल में आया है वो दोबारा से एट्रिया में चला जाए। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पर मिट्रल और आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा और सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये ओपन रहेंगे। अब ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर एक साउंड सुनाई देता है जिसको हम बोलते हैं लब साउंड, है ना। तो आप देखते हो ना लब, आपने सुना होगा ढक 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 ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो है आपका लब साउंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल अब रिलैक्स स्टेट पे है तो उस टाइम पर सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, है ना। और ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व जो आपको साउंड सुनाई देगा दैट इज कॉल्ड डब साउंड। तो ये आपका पूरा कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल में आपका जॉइंट डायस्टोल आ गया, एट्रियल सिस्टोल आ गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ गया और वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सो आई एम होपिंग आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। आखिर में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब समझना कि ईच वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो आपका पंप करता है ना, पर मिनट। समझना, एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ उसके बाद समझाती हूँ। ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड पर बीट, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ईच की बात हो रही है ना। हर एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है ना, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट पे, है ना। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। यहाँ पर कार्डियक आउटपुट अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 है और हार्ट रेट कितना होता है, मतलब कितनी बीट्स होती है एक मिनट में? 72 होती है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है आपके पास? 5 लीटर्स, है ना। कार्डियक आउटपुट क्या है? कितना होगा? 5 लीटर्स होगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम समझ लिया है, कार्डियक आउटपुट समझ लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ईसीजी। अगेन दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको भी ध्यान से समझना। कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी यहाँ से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस आना आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए ईसीजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, है ना। आपने
हॉस्पिटल में देखा होगा ऐसी मशीन होती है जहाँ जिसमें ना ऐसे ग्राफ्स बने होते हैं और उसमें से आवाज आ रही होती है, वो पी 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 पीप, और जब कोई मर जाता है तो आवाज आती है पीप, है ना, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इसी की हम लोग बात करें। ईसीजी की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात हो रही है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जहां पर आ जाता है तो वहां पर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन आ जाता है। अब हम डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, बहुत अच्छे से डिटेल में। हो सकता है यहां पर आपको अच्छे से समझ में ना आए, बट मैं आपको थोड़ा फिर भी इंट्रोडक्शन दे दूंगी, ठीक है। देखो ईसीजी मैंने क्या बताया, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। मैंने आपको कार्डियक साइकिल में बताया था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो उसमें हम लोग डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन बोलते हैं। मैंने बोला था एसए नोड जो है अपने एक्शन पोटेंशियल को खुद ही जनरेट कर सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इट इज ऑलवेज आगे, है ना, हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे होगी। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको जो आपकी मैकेनिकल एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है ना। जब इंपल्स जनरेट होंगे तो उन्हीं की वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या है, ये मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है। जो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन है इनकी वजह से मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होगी आपके मैकेनिकल एक्टिविटी से, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है मशीन और ग्राफ में, है ना, क्योंकि नाम उल्टा दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना। जो मशीन है वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। ग्राफ आ रहे तो बच्चों को लगता है ग्राफ की बात हो रही है, नहीं, उल्टा है, उल्टा गाइस, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन जो है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफ है वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर हो गई चीजें, है ना। तो ग्राफ और ग्राम में कंफ्यूज मत होना, गलत करके मत आना, राइट। चलिए, अच्छा, यहां पर हम 3 इलेक्ट्रिकल रॉड्स का लीड्स का, रॉड्स बोल रहे नहीं, लीड्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 रिस्ट में लगता है और एक एंकल में लगता है। अगर आपको डिटेल इवोल्यूशन चाहिए, है ना, डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए तो उसके लिए मल्टीपल लीड्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगेन इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है तो उसमें हम लोग नहीं घुसने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन मतलब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है ना। डीपोलराइजेशन मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव कब होता है, जब हमें एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करना होता है। यूजुअली जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आपको एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करना है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करूं तो ये होता है आपका -70 मिलीवोल्ट, नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला डीपोलराइजेशन का मतलब कि एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट करना है तो वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्लियर। हो सकता है आपको इधर नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको जो आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, क्लियरली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर नहीं भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अभी के लिए इतना समझ लो। डीपोलराइजेशन मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, रिपोलराइजेशन मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न टू इट्स नेगेटिव रेस्टिंग स्टेट। और रेस्टिंग स्टेट कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे, है ना। ये जो ग्राफ आप देखते हो ना, ये क्या शो कर रहा है ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे डिफरेंट वेव्स आपको देखने को मिल रही होगी। एक ये वाली वेव है ना, ये वेव है, फिर उसके बाद ये वाली वेव है, फिर ये है। इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है ना, इनका क्या, ये क्या शो कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास एक पी वेव है ना, एक है आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स और तीसरा है आपके पास टी वेव। पी वेव का मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमेशा आगे रहती है मैकेनिकल एक्टिविटी से। तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ, है ना, तो
एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो आपकी मैकेनिकल एक्टिविटी है। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, पी वेव हमें समझ में आ गया है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर अगर डीपोलराइज हो रहा है तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेगा, है ना। अगेन सेम वही वाला कॉन्सेप्ट। फिर हम आते हैं टी वेव पे। टी वेव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दैट लीड्स टू वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, है ना। तो आपका डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, दैट लीड्स टू मैकेनिकल एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो पी वेव आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और आपका टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्लियर हो गया ये चीज, है ना। तो अब कोई भी रिश्तेदार आपके पास लेकर आए तो आप बता देना भाई ये पी वेव होता है, ये क्यूआरएस। देखो इतना तो तुम कर ही सकते हो, है ना, थोड़ा सा फ्लेक्स तो बनता है ना। तो उनका ईसीजी देख के बता रहे ये पी वेव है, मतलब वैसे नहीं बता सकते हो कि क्या है, बट ये तो इतना तो बता ही सकते हो कि पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, हमने पढ़ाई करी थी, ये टी वेव है, ये आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करता है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये वाला वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, है ना। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, फ्लेक्स तो करना बनता है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। ये हो गया आपका पूरा ईसीजी, है ना। ईसीजी में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहाँ पे हैं हम लोग, कहाँ पे? ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्लड वेसल पे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल के बारे में। तो हमारे पास ब्लड वेसल में आर्टरीज है, कैपिलरीज है एंड वेन्स है। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब कैपिलरीज के बारे में हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एंडोथेलियल सेल। हम लोग बात करेंगे आर्टरीज एंड वेन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी 3 लेयर्स हैं, है ना। आर्टरीज एंड वेन्स के 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, आउटर मोस्ट, है ना, एक्सटर्नल लेयर। मीडिया मतलब मिडल वाली, और जो आपका ट्यूनिका इंटरना है ये आपकी इनर लाइनिंग होगी। जो आपकी एक्सटर्नल लेयर है इट इज विद द फाइब्रस कनेक्टिव एंड कोलेजन। जो आपकी ट्यूनिका मीडिया है ये आपकी स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर की बनी हुई है। वहीं पे आप इनर लाइनिंग देखोगे इट इज मेड अप ऑफ स्क्वोमस एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पर मैम आर्टरी एंड वेन की अगर आप बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो आपका वेन है उसके अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है, जो आपकी मिडिल लेयर है, वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पर आपको जो ल्यूमन देखने को मिलेगा ये काफी ज्यादा नैरो होगा, है ना, नैरो ल्यूमन होगा, और यहाँ पर इतना ज्यादा ल्यूमन नैरो नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई भी ल्यूमन नैरो होगा, है ना, किसी भी ब्लड वेसल का ल्यूमन जो है वो नैरो है, तो वहां पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा, लो होगा? हाई होगा, है ना। नैरो ल्यूमन है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। वहीं पे अगर मैं बोल रही हूँ वेन में जो ल्यूमन है वो इतना ज्यादा नैरो नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका आर्टरी और वेन का डिफरेंस हो गया। अगेन यहाँ पर 3 लेयर्स दी गई हैं, एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना। एक्सटर्ना आपकी एक्सटर्नल लेयर हो जाएगी, मीडिया आपकी मिडिल लेयर हो जाएगी, और आपका इंटरना जो है वो इनर मोस्ट, इनर लाइनिंग है। ठीक है, चलिए कैपिलरीज मैंने आपको बता दिया है कि क्यों हमने उसका डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि वो आपके सिंगल एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल सर्कुलेशन। वैसे तो डबल सर्कुलेशन हम लोग कर चुके हैं, बट एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपना दिल। दिल बना दिया, दिल बना दिया ना दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब हम अपने लंग्स को भी बना देते हैं। यहाँ पर हमारा लंग्स आ जाएगा और यहाँ पर आपके टिश्यूज आ जाएंगे, है ना। वैसे आपको आइडिया है डबल सर्कुलेशन का, बट स्टिल मैं आपको एक और बार अच्छे से बता देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर टिश्यूज आ जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर आपके लंग्स आ गए, ऑल राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं,
यहां से लंग से ब्लड आ रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर ये यहां से आपके टिश्यूज में आ गया, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। अब टिश्यूज में आया क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर दिया है, तो यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपके लेफ्ट एट्रियम में, और ये राइट वेंट्रिकल से होके आपके लंग्स में दोबारा चला गया, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये वाला जो है डबल सर्कुलेशन क्यों बोला, ये जो है आपका कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये वाला जो है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। क्या है ये, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, ये आपका डबल सर्कुलेशन हो गया, बहुत 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 बढ़िया। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कुछ आपके पोर्टल सिस्टम दिया हुआ है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब ये आपका आप बोल सकते हो थर्ड लास्ट टॉपिक है, मतलब ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। देखो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये आपका वीनस कनेक्शन है किस किस के बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपके लिवर के बीच में, है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीजें आ गई। तो ये आपका वीनस कनेक्शन है किस किस के बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका इंटेस्टाइन है, ये बोलता है कि भाई तू अपना ब्लड देने जा रहा है ना, तू अपना ब्लड देने जा रहा है, मतलब डिलीवर करने जा रहा है, तो एक काम कर, मेरा भी ब्लड अपने साथ ले जा। ऐसे ही होता है ना कि जैसे कि तुम स्कूल जा रहे हो, ऐसा होता है, मम्मी लोग क्या करती हैं जब आप स्कूल जाते हो, बेटा एक काम करना, पापा को भी टिफिन देते जाना, क्योंकि तेरा स्कूल तो पास में ही है ना। तो सेम यही वाली कहानी है यहाँ पर, जो हमारा इंटेस्टाइन है वो बोल रहा है कि भाई तू अपना ब्लड जो है डिलीवर करने जा रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, एक काम कर, मेरा भी ले जा। तो यहाँ पर ये वैस्कुलर कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये वैस्कुलर कनेक्शन इन दोनों के बीच में, तो इसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन carries blood from intestine to liver before it is delivered to systemic circulation, इसको हमने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन पे। तो कोरोनरी सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो देखो, जो हार्ट है वो आपके सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ब्लड पहुंचा रहा है ना, बट उसको हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ेगी, है ना, उसको भी तो सर्कुलेशन होना चाहिए। तो सेम उसके लिए आपका कोरोनरी सर्कुलेशन आता है। सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल एक्सक्लूसिवली, ठीक है, सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड कार्डियक मसल, ये 2 बार लिख दिया है, हाँ, ठीक है। सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई या फिर ब्लड सर्कुलेट करने के लिए जो सिस्टम बना है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी आर्टरी जो है, ब्रांच फ्रॉम आयोटा इनटू लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये आपके हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये आपका कोरोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल एक्टिविटीज तो हमें पता है, इसके पास नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो खुद ही रेगुलेट कर लेता है ना, उसको किसी भी अलग से न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। बट यहाँ पर कुछ स्पेशल न्यूरोनल सेंटर्स हैं, यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगाटा में, जो कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं, जो आपको आपके हार्ट को इनर्वेट करते हैं।
सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपके हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, है ना, आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देंगे, है ना। साथ ही साथ जो आपके पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक आपको पता ही है कि कब स्टिमुलेट होता है, जब कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन होता है ना। तो जो भी सिंपैथेटिक नर्व्स है वो हार्ट को इनरवेट कर रहे हैं, वो हार्ट रेट बढ़ा देंगे, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवा देंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हो गया, इसमें इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है ना, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं अपने डिसऑर्डर्स पे, है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें पहला तो आपका हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है ना। यहाँ पर नॉर्मल आपको दिया हुआ है 120/80, है ना, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। अगर बार बार चेकअप कराने के बाद भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इससे ज्यादा है, जैसे 120 क्या है आपका, 120 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सॉरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वहीं पे 80 जो है वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, राइट। तो अगर इससे भी ज्यादा आ रहा है बार बार चेकअप कराने से, तो वो कौन सा कंडीशन होगा, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्ट डिजीज हो सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो इफेक्ट योर वाइटल ऑर्गन, जैसे कि आपका किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इन सबको भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरे पे आता है, दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा बेसिकली इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो वेसल हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यू, वो जो ल्यूमन होता है ना वो नैरो हो जाता है, तो जो ब्लड है वो इफेक्टिवली हार्ट को मिल नहीं पा रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर मतलब जो आपका हार्ट है वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है टू मीट योर बॉडीज रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द बॉडी, मतलब जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना नहीं आपका हार्ट जो है ब्लड इफेक्टिवली पंप कर पा रहा है। इसको हम लोग कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अभी जो हार्ट फेलियर है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में जब आपका हार्ट जो है बीट करना ही बंद कर देता है ना। दूसरा जो आपका कार्डियक हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक है, यहाँ पर जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और फिर हार्ट अटैक क्या होता है। तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों आपके डिसऑर्डर्स हो गए, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड तीसरा हो गया आपका हार्ट फेलियर, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ब्रीफली डिस्क्राइब द वॉल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वीन, है ना। ये चीज तो हमने करी थी कि 3 लेयर्स होती है, एक्सटर्ना, है ना, मीडिया, फिर इंटरना। एक्सटर्ना आपकी आउटर एक्सटर्नल लेयर हो गई, मतलब आउटर मोस्ट लेयर हो गई, फिर मीडियम जो मिडिल लेयर हो गई वो आपकी मीडिया हो गई, और इंटरना इज द इनर मोस्ट, है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरे पे आता है, दूसरा क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें एकदम मस्त डायग्राम बनाओगे। यहाँ पर अगर डायग्राम की हेल्प से समझाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें डायग्राम बना देना, साथ ही साथ सारी चीजें एक्सप्लेन कर देना, बस आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है कि कितने चेंबर होते हैं, है ना, कौन सा एट्रिया है, कौन सा वेंट्रिकल है, किसके बीच में कौन सा सेप्टम प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, कहाँ से, स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन और हार्ट। तो हेपेटिक पोर्टल वीन, वीनस कनेक्शन होता है ना, किस किस के बीच में, आपके इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। तो ये कहां से कहां कर रही है, इंटेस्टाइन से आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। हेपेटिक पोर्टल ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर हो गए ना क्वेश्चन सारे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे
फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। पूरा पाथवे का सीक्वेंस बताना है। तो एवी बंडल दिया हुआ है, पुरकिंजे फाइबर। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका एसए नोड, है ना, सबसे पहले आ जाएगा आपका एसए नोड। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा एवी नोड, है ना, एवी नोड। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएंगे आपके एसए नोड, एवी नोड, ठीक है। इसके बाद आपके एवी बंडल्स आ जाएंगे, एवी बंडल्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद बंडल ब्रांचेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर बंडल ब्रांचेस आ जाएगा, बंडल ब्रांचेस। इसके बाद क्या है, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर, है ना, पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर इज, क्या बोलते हैं उसको, हेपेटिक सिस्टिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर पोर्टल सिस्टम ही बोलते हैं ना, है ना, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। यस, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बिन, रेनिन एंड आपका आ जाएगा एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर क्या आएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर आ जाएगा आपका थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, क्या आ जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए 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 चलिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेस आ जाएगा। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको पीडीएफ में भिजवा दूंगी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, फाइनली ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट, तो यस, फाइनली एक और चैप्टर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है। और यस, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आप इधर से भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर मैं एक और चैप्टर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।